हेलो, वेलकम टू द लुक ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया अपने पहले एपिसोड में दैट कि किस तरह जो यूरोपियंस थे उन्होंने न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया, किस तरह कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, किस तरह इंग्लैंड ने अपनी पहली सेटलमेंट जेम्सटाउन में इस्टेब्लिश की। नाउ आज हम कोशिश करेंगे दैट कि हम तीन चार चीज़ों कवर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस तरह जेम्सटाउन के लोगों ने, जो इमिग्रेंट्स थे, जो आए थे इस सेटलमेंट करने, उन्होंने किस तरह हार्श कंडीशंस का मुकाबला किया, उन्होंने किस तरह अपने आप को वहाँ पे सेटल किया। और दूसरी बात, हम कोशिश करेंगे इस्टेब्लिश करें दैट कि जेम्स टाउन से जॉर्जिया तक मतलब 13 कॉलोनीज जो इस्टेब्लिश हुई वो किस तरह हुई, मतलब कैसे हुई, टाइम फ्रेम वगैरह। एंड हम कोशिश करेंगे दैट कि जो बेकन रेबेलियन है हम उसे समझें। एंड इन लास्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। Now, first of all, conditions after the establishment of Jamestown. इंग्लैंड से जेम्सटाउन पे अब सेटलमेंट के लिए या वर्जीनिया पे सेटलमेंट के लिए 144 लोग आए थे, 144, जिसमें से 104 जिंदा बचे थे। ना क्या हुआ कि कुछ मंथ्स बाद, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, वो आए थे ज़्यादातर एक्सप्लोरेशन के लिए, सोना मिल जाए, क्योंकि सोने की कीमत ज़्यादा थी, गोल्ड वगैरह या सिल्वर हो गए। तो क्या हुआ दैट कि खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन 104 लोगों में से भी कुछ महीनों बाद सिर्फ 38 पीपल्स वर अलाइव। एंड इन 1609 एक और एक्सपीडिशन आया इंग्लैंड की तरफ से जेम्सटाउन के लिए सेटलमेंट के लिए, 600 लोगों का, जिसमें 9 वेजर्स में, जिनमें से एक दो शिप्स बरमुदा में स्ट्रक कर गई। अब क्या हुआ दैट कि वो लोग आए, उनके लिए 1609-10 एक तरीके से हार्श टाइम था, क्योंकि वो एक विंटर्स का दौर था, और उस टाइम को एक तरीके से स्टार्विंग टाइम भी कहा जाता है। खाने के लिए कुछ नहीं था, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया था, वहाँ पे ना एग्रीकल्चर की कोई खुराक वगैरह तैयार की थी अपने लिए, क्योंकि ज़्यादातर एक्सप्लोरेशन के लिए आ रहे थे कि गोल्ड मिल जाए, सिल्वर मिल जाए। तो क्या होता है कि जो मिल रहा था वो खा रहे थे, बर्ड्स हों, कैट्स हों, डॉग्स हो गए, इवन रैट्स, एंड इवन दी कॉर्पसेस ऑफ मैन, मुर्दा आदमी का गोश्त भी खा रहे थे वो। ये सिचुएशन थी। एंड दोज ships which were struck in Bermuda, when they arrived in Jamestown, they were shocked to see that only 60 people are alive out of those 600. नाउ अब उन्हें रहना था, अपने आप को डेवलप करना था, तो उन्हें एग्रीकल्चर पे एक तरीके से अबूर हासिल करना होगा, और उनको सीखना होगा नेटिव से। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने नेटिव से सीखा कॉर्न वगैरह कैसे उगाया जाए या मेज़ वगैरह किस तरह उगाया जाए, उन्होंने कोशिश की सीखने की। और क्या हुआ दैट कि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन 1612, जब जॉन रोल्फ ने इंट्रोड्यूस करवाई पहली बार जेम्सटाउन के सेटलर्स को तंबाकू। अब उन्होंने तंबाकू इस तरह एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप करने में उन्हें एक तरीके फ़ायदा ही पहुँचाया, प्रॉफिट जनरेट स्टार्ट हो गया तंबाकू इकोनॉमी से। अब जो वर्जीनिया कंपनी थी, जिसे पहले लंदन कंपनी कहा जाता था, उसने अपना नाम चेंज करके वर्जीनिया कंपनी रख दिया था। अब उसने क्या किया, हेड राइट सिस्टम इस्टेब्लिश किया। उसमें क्या था दैट कि पर पर्सन विल ऑफ जेम्सटाउन विल गेट 50 एकर्स ऑफ लैंड, और जो पहले से ही जेम्सटाउन में थे उन्हें 2 हेड राइट मिलेंगे, मतलब 100 एकर्स ऑफ लैंड। एंड जो न्यू आएंगे उन्हें 1 हेड राइट मिलेगा, मतलब 50 एकर्स ऑफ लैंड। क्यों? फर्स्ट ऑफ उन्हें लोगों की ज़रूरत थी, तो वो एक तरीके इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को दैट कि वो जाकर आएँ और यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह बनाएं या फार्मिंग वगैरह या क्रॉप्स फार्म करें, क्रॉप्स उगाएं, इस तरह उन्हें फ़ायदा हो। एक तरीके इंसेंटिव था, हेड राइट सिस्टम। एंड देन इन जुलाई 1619 पहली एक इलेक्टिव लेजिस्लेटिव सिस्टम हाउस ऑफ बर्ग्योसी भी इस्टेब्लिश हुआ, और वही हाउस ऑफ बर्ग्योसी आगे जाके एक तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन की स्टार्ट भी करेगा। अब एक तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तरीके से इस्टेब्लिश हो रहा है न्यू वर्ल्ड में, अगर देखा जाए तो। नाउ अब नेटिव से उन्होंने सीखा भी, लेकिन इन द एंड उन्हें नेटिव्स को अपना सब्जेक्ट भी बनाना था, और नेटिव्स भी एक तरीके से रेजिस्टेंस शो करेंगे। अब क्या हुआ दैट कि 1610 से 1646 तक एक तरीके से एंग्लो पोर्टवान वार्स चली। अब पोर्टवान क्या है? पोर्टवान कॉन्फिडरेसी। अब पोर्टवान कॉन्फिडरेसी है 13 नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स का अलायंस, जिसे पोर्टवान कॉन्फिडरेसी कहा गया। अब पोर्टवान कॉन्फिडरेसी के साथ जो जेम्सटाउन उनकी सेटलमेंट थी, उनकी एक तरीके वार्स वगैरह चल रही थी। और इन 1622 क्या हुआ दैट कि एक तरीके से बाय द पोर्टवान पीपल्स और एक तरीके जेम्सटाउन मैसेकर किया गया, जिसमें 347 पीपल्स ऑफ बोथ
सेक्सेस मतलब मैन एंड वुमेन दोनों को मारा गया 347। एंड देन क्या हुआ दैट कि इन 1624 जो जेम्स वन थे उन्होंने जो वर्जीनिया कंपनी का जो चार्टर था रिवोक कर दिया, और इन 1624 जो वर्जीनिया था वो क्राउन के अंडर आ गया, एक तरीके से ऑफिशियल कॉलोनी भी बन गई। कॉलोनी थी पहले भी, एक तरीके ऑफिशियल हो गई, क्राउन के अंडर आ गई, कंपनी का चार्टर रिवोक कर दिया गया जेम्स वन की जानिब से। देन एक और जंग लगी इन 1644 जो एंड हो गई बाय द ट्रीटी ऑफ 1646, जिसमें जो बहुतान कॉन्फ्लिक्ट वैसी थी वो एक तरीके ख़त्म हो गई। जो लैंड थे उनसे उन्हें ड्राइव मतलब बाहर किया गया। एंड देन एक और ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मिडल प्लांटेशन इन 1677। नाउ इस तरीके से और चीज़ें और जो फाइट्स वगैरह भी नेटिव पीपल के साथ, लेकिन जो मेन थी वो बहुतान कॉन्फ्लिक्ट वैसी थी जो 1646 ट्रीटी के बाद ख़त्म हो गई। नाउ एक्सपेंशन टुवर्ड्स 13 कॉलोनीज, किस तरह 13 कॉलोनी इस्टेब्लिश हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1624 जब जेम्स वन ने वो जो चार्टर था वर्जीनिया कंपनी का वो रिवोक किया, तो 1624 में ऑफिशियली वर्जीनिया कॉलोनी इस्टेब्लिश हो गई, इंग्लैंड की क्राउन के अंडर आ गई। एंड देन इन 16 उससे पहले 1620 में प्लेमाउथ एक और कॉलोनी थी। एंड इन 1623 न्यू हैम्पशायर वाज फाउंडेड, जिसे नाम 1629 में दिया गया। ये हो गई तीन कॉलोनीज, एक वर्जीनिया, दूसरी प्लेमाउथ जिसे प्यूरिटन्स ने फाइंड किया था। प्यूरिटन्स को एक रिलीजियस सेक्ट था, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन्स, कैल्विन्स, इस तरीके से प्यूरिटन भी एक रिलीजियस सेक्ट था। उन्होंने प्लेमाउथ फाइंड की इन 1620। इन 1623 न्यू हैम्पशायर सेटल हुई जिसको नाम 1629 में दिया गया। देन इन 1630 another group of Puritans found the मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। अब क्या हुआ दैट कि ये थी नंबर 4 कॉलोनी। अब इन 1691 जो प्लेमाउथ कॉलोनी थी वो अंडर आ गई या मर्ज किया गया मैसाचुसेट्स में। सही, तो क्या हुआ अब ओवरऑल कितनी कॉलोनीज बनी? ये बनी 3 कॉलोनीज। नाउ some people from Massachusetts settled in the region Connecticut which became colony in 1662, लेकिन वहाँ लोग सेटल होना 1630 में स्टार्ट हो गए थे। Then now a group of Roman Catholics founded the Maryland in 1634। और एंड क्या हुआ दैट कि कुछ लोग मैसाचुसेट्स से सेटल हुए एक एरिया में जिसे रोड आइलैंड कहा गया, एंड रोड आइलैंड बिकम द कॉलोनी इन 1636। जो लोग रोड आइलैंड में सेटल हुए उन्हें लीड कर रहे थे मिस्टर विलियम रोजर, जो खुश नहीं थे मैसाचुसेट्स में जिस तरीके से रिलीजियस बिलीफ्स थे उनसे खुश नहीं थे। वहाँ पे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स था, तो वो वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए और वो कॉलोनी इस्टेब्लिश हुई रोड आइलैंड 1636 में। अब क्या हुआ दैट कि अब ये रीजन तो इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन जो दूसरे कॉलोनाइजर्स थे, नेदरलैंड हो गया, स्वीडिश हो गया, वो भी इस्टेब्लिश कर रहे थे अपनी कॉलोनीज इन्हीं एरियाज में। तो उन क्या हुआ दैट कि 1624 में जो नेदरलैंड था उसने इस्टेब्लिश किया दी न्यू नेदरलैंड इन 1624। स्वीडन ने अपनी जो सेटलमेंट थी वो डेलावेयर में की। अब इन 1650 नेदरलैंड ने स्वीडन से वो जो एरिया था स्वीडिश का उसे जीत लिया। एंड इन 1664 वो जो नेदरलैंड के पास एरिया आ गए स्वीडन के अपनी, वो इंग्लैंड के पास चले गए इन 1664। जो 1664 के बाद जो भी टेरिटरी थी नेदरलैंड की, स्वीडन की, अब वो किसके अंडर आ गए? क्वीन एंड किंग के अंडर आ गए। तो जो न्यू नेदरलैंड था जो फॉर्म किया था डच ने, उसका नाम चेंज करके न्यूयॉर्क रखा गया। एंड देन इन 1738 न्यू जर्सी जिसमें स्वीडन वगैरह वगैरह थे, तो वो भी 1738 में कॉलोनी इस्टेब्लिश की गई इंग्लैंड की, न्यू जर्सी। अब इन 1681 क्या हुआ था कि क्वेकर एक रिलीजियस बिलीफ है, क्वेकर भी मतलब क्रिश्चियनिटी का। तो उन्होंने एक विलियम पेन उसने 1681 में सेटलमेंट की, एक कॉलोनी इस्टेब्लिश की इंग्लैंड के लिए जिसका नाम पेंसिल्वेनिया रखा गया। उनकी नाम है विलियम पेन के नाम पे पेंसिल्वेनिया इन 1681। एंड डेलावेयर वाज आल्सो फाउंड एज अ कॉलोनी। अब डेलावेयर में एक कॉलोनी इस्टेब्लिश की गई, उसकी अपनी गवर्नमेंट थी, लेकिन एक तरीके से वो पेंसिल्वेनिया के अंदर आ रहा था डेलावेयर। अब इन 1663 कॉलोनी एक और इस्टेब्लिश की गई कैरोलिना, जिसे लेटर इन 1739 में उसे नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना में इस्टेब्लिश किया गया। मतलब ये भी 2 कॉलोनीज हो गई। एंड जो आखिरी कॉलोनी इस्टेब्लिश हुई वो जॉर्जिया इन 1733। Georgia was the last of 13 colonies that was established. These were overall the 13 colonies. These were the 13 colonies: Virginia, New Jersey, Massachusetts,
नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये 6 कॉलोनीज होगी। दूसरी न्यू हेम्पशायर। नंबर 8 न्यूयॉर्क। नंबर 9 मैरीलैंड, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया, Rhode Island, Connecticut. These were the 13 colonies that were established by the Britain until 1776. These were colonies remained under the Britain rule. Bacon Rebellion क्या था डेट की एक तरीके से uprising थी by the Virginia settlers against the governor William Berkeley. अब now by the led by Nathaniel Bacon, इसलिए इसे Bacon Rebellion कहा गया। अब चीज़ें क्या थी डेट की, अब देखें इंडेंचर सर्वेंट्स वो क्या थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लेबर करने आ रहे थे इन जेम्स टाउन वगैरह वर्जीनिया जो कॉलोनीज वगैरह एस्टेब्लिश की गई थी इंग्लैंड वगैरह से। अब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। अब उनके पास कुछ करने को था नहीं, ना एक तरीके से राइज थी, ना ही हेड राइज सिस्टम के तहत या अंडर वो आ रहे थे, और ना ही उन्हें और कोई जॉब वगैरह मिल रही थी। और ज़्यादातर वो जो सेटल भी हो रहे थे वो फ्रंटियर्स की तरफ हो रहे थे, मतलब बॉर्डर्स पे जहाँ पे नेटिव अमेरिकन वगैरह वो ज़्यादा थे, उनको खतरा था। एक चीज़ ये, दूसरा उन्हें एक रिजेंटमेंट थी दैट कि हमें एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है जो सर्वेंट्स वगैरह थे। ये 2-3 चीज़ें। अब क्या हुआ दैट कि नेथनियल बेकन उसने रिक्वेस्ट की गवर्नर विलियम बर्कले से दैट कि हमें जो लैंड है हमारा वो और वेस्टर्न पोर्शन की तरफ एक्सटेंड किया जाए, लेकिन विलियम बर्कले उस चीज़ से इनकार कर रहे थे। अब तो क्या किया दैट कि नेथनियल बेकन ने मिलिशिया अपनी क्रिएट की जिसमें जो सर्वेंट्स वगैरह थे उनकी ज़्यादा उन्होंने मतलब हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने नेटिव अमेरिकन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो विलियम बर्कले ने बेकन और उसके जो साथी थे उन्हें रिबेलियन या एज ए रेबल अनाउंस किया। अब इन क्या होता है दैट कि 19 सितंबर 1676 जो नेथनियल बेकन थे उन्होंने हमला कर दिया जेम्स टाउन पे वर्जीनिया, और विलियम बर्कले एक तरीके से एग्जाइल में चले गए। लेकिन अब एक तरीके लगा कि दैट की रेबेलियन एक तरीके कामयाब हो रहा है। अब जो सेटलर्स हैं वर्जीनिया के एक तरीके से वो उठ रहे हैं अगेन द ब्रिटेन रूल एक तरीके से। लेकिन क्या होता है डेट कि 1676 जो नेथनियल बेकन थे जो लीड कर रहे थे बेकन रेबेलियन को, वो डायजेंट्री डिजीज की तरह वो उनकी डेथ हो जाती है। एंड इन 1677 जो विलियम बर्कले हैं वो वापस आ जाते हैं एग्जाइल से, और 1677 तक ही उनकी गवर्नरशिप रहती है, वो बाद में एक तरीके से रिप्लेस हो जाते हैं। नाउ जो बेकन रेबेलियन का जो इम्पैक्ट था वो लॉन्ग लास्टिंग था। अब जो इलाइट थे जो उनके पास ज़्यादा लैंड था, जो गवर्नर थे या ब्रिटेन हो गया, उन्हें एक तरीके डर था दैट जो इंडेंजर्ड सर्वेंट ये एक तरीके से अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है एक तरीके से जो अमेरिका में अफ्रीकन स्लेव्स की आमद सही तरीके से, जिससे हम ज़्यादातर तो हम मशहूर है ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। नाउ व्हाट इज द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड? अब ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड इस तरह है दैट कि यूरोप से जो टेक्सटाइल थी या जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उन्हें इंपोर्ट किया जा रहा था अफ्रीका में, और अफ्रीका से स्लेव्स लिए जा रहे थे। अब स्लेव्स को कहाँ पे लेके जाया जा रहा था? अमेरिका से शुगर हो गई या दूसरी प्लांटेशन हो गई, वो उसको ले जाया जा रहा था कहाँ पे? यूरोप में। अब उन्हीं चीज़ों से क्या बन रहा था? वापस वही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन रहे थे, और वही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फिर अमेरिका जा रहा था, मतलब अफ्रीका जा रहा था, और अफ्रीका से फिर स्लेव्स अमेरिका से फिर कॉटन हो गई या शुगर वगैरह हो गई, वो फिर जा रहे थे यूरोप की तरफ। अब इसे कहते हैं क्या? ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड या ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, क्योंकि 3 कॉन्टिनेंट्स या 3 जगह इसमें शामिल हैं। जाहिर सी बात है ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड तो पहले से ही चल रहा था, बट पुर्तगाल ने एक तरीके से लीड किया ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड को। अब जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उसमें शुरुआत में अफ्रीकन कॉलोन जो सर्वेंट्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स थे, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आई। और पहली बार 1690 में जॉन रोल्फ ने रिकॉर्ड किया दैट कि एक शिप 20 निग्रोज या 20 अफ्रीकन स्लेव्स को लेके आ रही है, और उस वक्त तादाद बहुत कम थी अफ्रीकन स्लेव्स की, इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक तरीके से इंडेंचर्ड सर्वेंट का सिस्टम ही चल रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंग्लैंड से लोग आ रहे थे लेबर के लिए। अब क्या हुआ दैट कि बेकन रेबेलियन की वजह से जो वहाँ की इलाइट थी, वहाँ की जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव लोग थे, उन्हें डर पैदा हुआ दैट कि ये इंडेंचर्ड सिस्टम में वो एक तरीके इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो क्या उन्होंने इससे क्या किया, एक तरीके रिप्लेस किया जाए
कहाँ स्लेव्स थे जो अफ्रीका से इम्पोर्ट किए जाएँ। तो इस तरीके से जो डिमांड इंक्रीज़ हुई नॉर्थ अमेरिका में, जो कॉलोनीज़ थी इंग्लैंड की, वहाँ पे अफ्रीकन स्लेव्स की, और एक तरीके से कैटलिस्ट बना ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड में, और उसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। आफ्टर बेकन रेबेलियन डिमांड वगैरह इंक्रीज़ होगी अफ्रीकन स्लेव्स की। अब क्या हुआ दैट कि 1700 तक 25,000 अफ्रीकन स्लेव्स रह रहे थे नॉर्थ अमेरिका, एंड आगे जाके इन 1760 क्वार्टर ऑफ अ मिलियन से अफ्रीकन स्लेव्स वर लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका, जिसकी मेजॉरिटी साउथ में थी। मतलब जो कॉलोनीज थी, एक तरीके से अगर इनमें डिवाइड किया जाए, एक नॉर्दर्न कॉलोनीज थी इंग्लैंड की, एक सदर्न कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में भी। उसमें भी जो सदर्न अमेरिकन कॉलोनीज थी जो इंग्लैंड की, वहाँ पे अफ्रीकन स्लेव्स ज़्यादा थे। एक तरीके से वहाँ पे अफ्रीकन स्लेव्स ने रिप्लेस कर दिया था जो इंडेंजर्ड सर्वेंट्स वगैरह थे ना। अब ये सारी चीज़ें हैं, अफ्रीकन स्लेव सिस्टम भी आ गया, और एक तरीके से रेशल बेस्ड सिस्टम भी इस्टेब्लिश हो गया रेस की बुनियाद पे। एक तरीके से जो स्लेवरी थी वो अमेरिका में एक तरीके लीगलाइज होना शुरू हो गई थी। लीगल कोर्ट्स बन रहे थे अफ्रीकन स्लेव्स कोड एक तरीके कहा जाए उनके लिए। एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके डिबेट भी स्टार्ट हो रही है कि जो स्लेवरी सिस्टम था इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। एक दो तीन थ्योरीज चली है दैट की एक इकोनॉमी की ज़रूरत थी, दैट की जो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल क्रॉप्स चाहिए थी, राइस हो गया या दूसरे जो शुगर हो गया, उनके लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी, तो इसलिए स्लेवरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। और दूसरी थ्योरी आती है रेशल बेस्ड सिस्टम पे, कि रेस की बुनियाद पे एक तरीके से उन जो वाइट अमेरिकन थे उन्हें लगा दैट कि जो अफ्रीकन हैं वो नीचे हैं, और हम जो मतलब ब्लैक पीपल्स हैं वो हमसे नीचे हैं, और हम आगे। जिनका ज़्यादा कलर वाइट था वो ज़्यादा एक तरीके लाइट समझी जा रहे थे। एक तरीके थ्योरी भी एक बहुत मशहूर है दैट की वाइट मैन बर्डन थ्योरी, दैट की वाइट मैन के ऊपर एक तरीके बर्डन है, एक तरीके रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट की वो दूसरों लोगों को सिविलाइज करें। इसी तरीके से एक रेशल बेस्ड सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था इंग्लैंड में। अब ये ओवरऑल चीज़ें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोगों की शुरुआत में जेम्स टाउन के लोगों ने किस तरह अपनी हार्श कंडीशंस को पे काबू कर पाया। उसके बाद दैट कि किस तरीके से जो कॉलोनीज थी वो इंक्रीज हो गई और 13 कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई। देन बेकन रेबेलियन क्या था, एंड देन ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड क्या था। नाउ ये चीज़ होगी। नाउ अब बात ये है दैट कि अब क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ें हुई कि जो लोग थे अमेरिका के वो इंग्लैंड के खिलाफ, क्राउन के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से रिवॉल्यूशन किया। आज जिसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये क्यों हुआ, नेविगेशन एक्ट क्या था, स्टैम्प एक्ट क्या था, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।